बातें शिक्षा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है। यह सीटेट 2012 नवंबर का प्राथमिक स्तर का पार्ट 1 भाग है। यहाँ पर पूर्व वर्ष का जो पेपर हल कराने का एक ही उद्देश्य है कि हम पिछले वर्षों में आए हुए जो प्रश्न हैं उन्हें देख सकें। अब देखिए, इसको हल करने से पता चल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कितने कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, जो अधिकतर जो साइंस या ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो इस तरह से आपको बहुआयामी होना चाहिए। कहीं से भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं और इन्हें काफ़ी सतर्क होकर के आपको समय देते हुए इनका आंसर जो है वह ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर रटे हुए क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई यदि सम्मेलन पूछ दिया जाए कहाँ हुआ था, या यह जो दिवस है कब मनाया जाता है, इसकी तिथि कौन सी है, इसका डेट क्या है, तो इस तरह क्वेश्चन जो हैं वे रटे हुए होते हैं, तो हम आसानी से उसका जो आंसर है दे देते हैं। लेकिन ऐसे जो लंबे प्रश्न होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा इनमें समझने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना ... सहायता करना है। आप देखेंगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बाल केंद्रित होने की वजह से अक्सर कहानी या कविताओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है, खेल विधि के माध्यम से करके सिखाया जाता है, ताकि जो अधिगम है वह अस्थायी हो सके। तो पर्यावरण अध्ययन में भी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। अब इनका जो 4 जो है, इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शंस में से देखते हैं। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्योंकि आप देखते होंगे हम प्रायः बात करते हैं गृह से लेकर के विश्व की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से स्थानीय से लेकर के वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें। समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा और उच्च नैतिक विकास। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और दक्ष विद्यार्थी जो हैं छोटे और कम दक्ष विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का आकलन करते हैं। नेक्स्ट है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मानसिक आंदोलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह ... के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतर्संबंध और व्यक्तिक विभिन्नता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यक्तिक विभिन्नता। क्योंकि प्रत्येक जो दोनों विद्यार्थी हैं उनके सीखने की जो गति है वह अलग अलग है, और यह विकासात्मक सिद्धांत के व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से 2 जो विद्यार्थी हैं या 2 व्यक्ति हैं, उनके आदत, शील, गुण, बुद्धि आदि व्यवहारों में अंतर स्पष्ट रूप से पता उसका चल जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। डेंगू, मलेरिया, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। इसमें से आपको एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हैं। नेक्स्ट है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला भी सही होगा, दूसरा सही होगा और ये सही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि 2 दांत होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे A, B, D किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में ये तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम में सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव,
बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का द्रव, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल और बदबूदार पतला पीला द्रव। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि पेट्रोलियम बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है। यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानियों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है। बाद में इन्हें निकाल करके परिष्कृत करके इन्हें उपयोग योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावलों के रंगीन घोल और विशेष रूप से बने पोस्टर, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर वाले पेंट। कौन सा सही होगा इसमें? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है और इन चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार जो होता है वे पिसे हुए चावलों के रंगीन घोल का प्रयोग करते हैं। डिस्लेक्सिया मुख्यतः डॉट डॉट की समस्या के साथ संबंधित है। इसको हम लोग कर चुके हैं। कौन सा इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर सा को क्या पढ़ता है बच्चा? वाज पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ने से संबंधित जो है वह यह पढ़ने से संबंधित होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट डॉट उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत और पाठ के अंत। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को प्रकरणों में यदि उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थियों में वातावरणीय ज्ञान के विस्तार के साथ साथ उत्तम नागरिकता के गुण का भी विकास होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एक सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एक सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए और विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षकों को छात्रों के विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्या से संबंधित ज्ञान तथा मूल्यों के विकास द्वारा भावी जीवन के लिए तैयार करना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। यदि उन्हें इस समस्या के प्रति पहले से ही सचेत कर दिया जाता है तो वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो नवीन ज्ञान पर ध्यान देते हैं और इस तरह से समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। 4 ऑप्शन है। गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं। कौन सा इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पोर्टफोलियो का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसके द्वारा ही बच्चे का आकलन जो है योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्यदृश्य सामग्रियों का शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन हैं। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, विद्यार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का बॉडी मोस्चर का प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या होगा? शिक्षक जो है विद्यार्थियों की अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग उसके अधिगम में वृद्धि कराने हेतु कर रहा है, उसे अस्थायी करने हेतु कर रहा है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ये जो गतिविधियां हैं वह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हैं और इससे जो है छात्रों के अंदर पर्यावरण अध्ययन के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। सहयोगात्मक अध्ययन, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज तथा समस्या समाधान पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं, जबकि व्याख्यानों द्वारा किसी प्रकरण को स्पष्ट करना इतिहास शिक्षण या अन्य जो विषय हैं उनके शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा
बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। 4 ऑप्शन है। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन और संस्कृति। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शारीरिक गठन, क्योंकि किसी बच्चे का शारीरिक गठन उसके वंशानुक्रम का परिणाम होता है, जबकि बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति उनके वातावरण का परिणाम होता है। तो किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं: डॉट डॉट को बढ़ावा देना। 4 हैं इसके उद्देश्य: शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, क्योंकि नवीन संकल्पनाओं को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की प्रक्रिया ज्ञान के सहसंबंध एवं उनके स्थानांतरण के उद्देश्य को पूरा करती हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो बच्चा है वह दैनिक जीवन की घटनाओं को, जो उसके व्यवहार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनको अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जोड़ पाता है। तो इस तरह से पर्यावरण शिक्षा का आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है, पार्ट 1। इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।